आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। क्या आप जानते हैं कि आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपको पता है आईपीएल की ऐसे कितने टीम्स हैं जिनको बैन किया जा चुका है अब तक? आफ्टर दैट उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या आउटकम रहा? क्या आपको पता है जिस आईपीएल की वजह से बीसीसीआई को इतना फायदा होता है, यही बीसीसीआई एक टाइम पे इसके अगेंस्ट थी। आईपीएल की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी, इसके पीछे भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो चुके थे और आईपीएल से पहले इंडियन क्रिकेट लीग, जी हाँ, आईसीएल की स्थापना हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आर्यन गौरव स्वागत करता हूं हमारे आर्यन गौरव की इस मेन चैनल पे। आज का टॉपिक ऐसा है जिसकी हमारे भारत की एक बड़ी आबादी इंटरेस्ट रखती है प्लस एंजॉय करती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की वन ऑफ द फेमस लीग इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के बारे में, जिसकी ईयर बाय ईयर क्रेज बढ़ते ही जा रही है और बढ़े भी क्यों ना। आईपीएल के थ्रू एवरी ईयर कितने प्लेयर्स को मौका मिलता है अपने टैलेंट को दिखाने का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, और आजकल तो इतने सारे बेटिंग एप्स भी आ चुके हैं। हालांकि मैं किसी बेटिंग एप्स को सपोर्ट नहीं करता। क्रिकेट कोई एक नॉर्मल स्पोर्ट्स नहीं है, हम भारतवासियों के लिए एक इमोशन है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई थी। 2007 में जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो T20 फॉर्मेट इंडियन ऑडियंस में काफी पॉपुलर हो गया था। उस दौरान T20 की एक नई लीग आईसीएल भी चलने लगी थी, जिसमें कुछ इंडियन प्लेयर्स के साथ साथ कुछ विदेशी प्लेयर्स भी खेला करते थे और वो लीग भी धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही थी। पर आईसीएल के साथ कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि आईसीएल एक प्राइवेट लीग थी जिसको जी ग्रुप ने शुरू करा था और इस लीग के पास बीसीसीआई का सपोर्ट भी नहीं था। ऐसे में इस लीग के लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो रहा था और कहा जाता है कि इस लीग को राइवल करने के लिए ही बीसीसीआई ने आईपीएल की शुरुआत करी थी। पर असल कहानी इससे काफी अलग है। जहां ललित मोदी ने आईपीएल की शुरुआत करी तो 2008 में थी, पर ऐसी क्रिकेट लीग शुरू करने का आइडिया पहली बार ललित मोदी को 1996 में आया था। ललित मोदी का ज्यादातर समय विदेश में बीता था, इसलिए वो अमेरिकन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरह ही उस समय एक प्रोफेशनल क्रिकेट लीग शुरू करना चाहते थे। उनको इस लीग में क्रिकेट का भविष्य तो दिखाई दे रहा था, साथ ही साथ एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही थी। 1996 में ललित मोदी की कंपनी मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ESPN के साथ एक नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रही थी। बीसीसीआई ने इंडिया के क्रिकेट मैचेस दिखाने के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ESPN को दे दिए थे और इसी वजह से ललित मोदी ESPN के साथ मिलकर कुछ बिजनेस करने के लिए उत्सुक थे। इसीलिए 1996 में ललित मोदी ने अपने सपने को हकीकत बनाने का काम शुरू करा। उन्होंने एक ऐसे टूर्नामेंट को प्लान करा जो भारत की 8 सिटीज पर बेस्ड टीम्स के बीच में खेला जाएगा, जो कि 50 ओवर टूर्नामेंट होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि टीम्स को फ्रेंचाइजीज के रूप में बेचा जाएगा और लीग स्टेजेस की तरह अलग अलग टीम्स के बीच में मैचेस होंगे और ESPN इन मैचेस का ब्रॉडकास्ट करेगा और जिसके लिए वो बीसीसीआई को एडिशनल रॉयल्टी भी देगा। ललित मोदी ने इस लीग के लिए पूरा बिजनेस प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन जब ललित मोदी बीसीसीआई तक इस प्रपोजल को लेकर गए तो बीसीसीआई ने ललित मोदी के इस प्रपोजल को सीरियसली ही नहीं लिया और नॉर्मल मैचेस ही कंडक्ट कराते रहे। बीसीसीआई से रिजेक्शन मिलने के बाद भी ललित मोदी ने इस प्लान को छोड़ा नहीं। ललित मोदी ने अब फैसला करा कि उन्हें खुद ही क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा और वहीं से चीजें बदल सकती हैं। ललित मोदी ने 1999 में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन करा और वो यहाँ रहकर जल्दी बीसीसीआई में जुड़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें इस एसोसिएशन का कंट्रोल हासिल करना था। लेकिन ऐसा करने में वो असफल रहे और वहां की एसोसिएशन के मेंबर्स और स्टेट के चीफ मिनिस्टर के कहने पर उन्हें एसोसिएशन छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने पंजाब और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के दरवाजे खटखटाए और वहां एक नोटेबल पोजीशन हासिल करने की कोशिश करी। काफी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी के बाद वो 2004 में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बनने में सफल रहे और अगले ही साल वो 2005 में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो सके, जिस इलेक्शन में वो सिर्फ एक वोट के अंतर से जीत हासिल कर सके थे। राजस्थान क्रिकेट के लिए ललित मोदी ने काफी काम करा और राजस्थान में होने वाले मैचेस के प्रॉफिट्स को कई गुना बढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस लीडर शरद पवार को बीसीसीआई के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिताने में काफी मदद करी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ललित मोदी को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और जैसा काम ललित मोदी ने राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के लिए करा था, वैसा ही काम उन्होंने बीसीसीआई के लिए भी करा और बीसीसीआई के प्रॉफिट्स को भी कुछ ही सालों में 7 गुना तक बढ़ा दिया। इस कारण से बीसीसीआई में अब ललित मोदी एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। अब आते हैं 2007 में। ललित मोदी ने फिर से अपने पुराने आइडिया को देखा और उसको T20 फॉर्मेट के हिसाब से बदला। इस समय पर वो जानते थे कि यही वो समय है जब वो ये लीग शुरू कर सकते हैं। बस फिर क्या था, इंग्लिश प्रीमियर लीग और NBA की तर्ज पर आईपीएल की नींव को तैयार किया गया। आईपीएल को एक फ्रेंचाइजी सिस्टम पर आधारित लीग बनाया गया, जिसमें प्लेयर हायरिंग्स और ट्रांसफर्स भी मुमकिन थे। इन 8 फ्रेंचाइजीज की शुरुआत में बोली लगी, जहां सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को टीम मिलेगी जो देश की 8 अलग अलग सिटीज को रिप्रेजेंट करेगी। इसके लिए बिडिंग्स 24 जनवरी 2008 को लगी। इस ऑक्शन के लिए कुल बेस प्राइस $400 मिलियन का रखा गया था,
पर टीम्स को खरीदने के लिए बिडर्स ने $723 मिलियन तक की बोली पहुंचाई। इसके बाद 8 अलग अलग टीम्स में प्लेयर्स लेने के लिए भी ऑक्शंस हुए। इसके अलावा हर टीम को एक बड़ा प्लेयर दिया गया, जैसे कि मुंबई इंडियंस की टीम को मिले सचिन तेंदुलकर, आरसीबी को राहुल द्रविड़, सीएसके को धोनी और पंजाब को युवराज सिंह। फिर इसी के कुछ हफ्तों बाद 18 अप्रैल 2008 को खेला गया पहला आईपीएल मैच, जो कि केकेआर और आरसीबी के बीच खेला गया था। पहले ही मैच से एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लीग की सफलता शुरू हो गई थी। और उसके बाद लीग कितनी सफल हुई ये हम और आप बेहतर जानते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी आईपीएल किस तरह से शुरू हुआ इस बारे में। चलिए, हमने पुरानी हिस्ट्री की तो बात कर ली, अब थोड़ा प्रेजेंस की बात करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी टीम है जो अभी भी क्रिकेट खेल रही है। तो सबसे पहले पे आती है सीएसके, जिन्होंने 5 बार फाइनल्स जीता है। उसके बाद से दिल्ली कैपिटल्स, अब तक एक भी ट्रॉफी नहीं आई है उनकी फाइनल्स की। उसके बाद है गुजरात टाइटंस, जिनके पास एक ट्रॉफी है, 2022 में उन्होंने जीता था। केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनको 3 बार जीत हासिल हुई है। लखनऊ सुपर जायंट्स, उनकी भी 0 ट्रॉफी है। इसके बाद है मुंबई इंडियंस, जिन्होंने 5 बार फाइनल्स जीता है। पंजाब किंग्स, एक बार भी नहीं। राजस्थान रॉयल्स, एक बार 2008 में। उसका से आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एक बार भी नहीं। एसआरएच, सनराइजर्स हैदराबाद, एक बार। ये टोटल 10 टीम है जो अभी भी खेल रहे हैं। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी टीम्स है जिसको बैन किया जा चुका है और फिर क्या उसका रिजल्ट रहा और आउटकम रहा। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और इस बार आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। जिस टीम के सबसे ज्यादा सपोर्टर्स होंगे उसी टीम पे मैं अगले संडे वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें उनके सारे सच्चाई और सारे राज का पर्दाफाश करूंगा। अब आइए जानते हैं उन टीम्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आईपीएल की डिसकंटिन्यूड टीम्स की कहानी। नंबर 5, डेक्कन चार्जर्स। जिसने आईपीएल के शुरुआती सीजन्स नहीं देखे होंगे वो इस टीम के बारे में नहीं जानता होगा। डेक्कन चार्जर्स आईपीएल के पहले सीजन की 8 टीम्स में से एक टीम थी। इस फ्रेंचाइजी को डेक्कन क्रॉनिकल ग्रुप ने ऑक्शन में $107 मिलियन यानी कि करीब 750 करोड़ रुपए देकर खरीदा था और ये टीम हैदराबाद को रिप्रेजेंट करती थी। डेक्कन चार्जर्स की टीम में कई कमाल के खिलाड़ी थे, जैसे एंड्रू साइमंस, एडम गिलक्रिस्ट, रोहित शर्मा और आरपी सिंह। इन खिलाड़ियों के दम पर यह टीम काफी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग टीम बन गई थी। जहां पहली सीजन में तो डेक्कन चार्जर्स रैंकिंग में सबसे नीचे रही, वहीं दूसरे आईपीएल सीजन में इस टीम ने ऐसा कमबैक करा कि ये टीम आईपीएल की चैंपियनशिप जीतने में कामयाब हुई। 2012 में डेक्कन चार्जर्स ने बताया कि वो अब अगले आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगी। इसी दौरान आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने भी इस टीम को बैन कर दिया। गवर्निंग काउंसिल के अनुसार फ्रेंचाइजी ने कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का उल्लंघन किया था और इसी वजह से इस टीम को बैन किया गया। बीसीसीआई के अनुसार डेक्कन चार्जर्स ने कई प्लेयर्स की पेंडिंग फीस पूरी नहीं दी थी और कई स्टाफ मेंबर्स को भी कई महीनों से उनकी सैलरीज नहीं मिली थी। इसी वक्त पर डेक्कन क्रॉनिकल्स ग्रुप ने बीसीसीआई के इस फैसले का विरोध करने की कोशिश करी, पर वो ऐसा करने में असमर्थ रहे और इसी वक्त पर गवर्निंग काउंसिल ने इस फ्रेंचाइजी की जगह एक नई फ्रेंचाइजी के लिए टेंडर निकाला और उस ऑक्शन में सन टीवी नेटवर्क ने सबसे ऊंची बोली लगाकर फ्रेंचाइजी को खरीद लिया और वहीं से इस टीम की जगह सनराइजर्स हैदराबाद ने ले ली और तब से अब तक सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल का हिस्सा बने हुए हैं। जुलाई 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डेक्कन चार्जर्स के टर्मिनेशन से जुड़ी हुई एक और इन्वेस्टिगेशन बिठाई, जिसके तहत पता चला कि बीसीसीआई द्वारा डेक्कन चार्जर्स को बैन करने का कदम इल्लीगली उठाया गया था और टीम ने उस वक्त किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं करा था और इसी वजह से डेक्कन चार्जर्स को ओन करने वाली कंपनी डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग लिमिटेड को बीसीसीआई द्वारा कंपनसेट करने के ऑर्डर्स दिए गए। इस रूलिंग के अनुसार बीसीसीआई को डेक्कन चार्जर्स को 4800 करोड़ रुपए कंपनसेशन के तौर पर देने होंगे। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि डेक्कन चार्जर्स को बैन करने का निर्णय बीसीसीआई को बहुत भारी पड़ा। नंबर 4, कोची टस्कर्स केरला। आईपीएल की अपार सफलता के बाद बीसीसीआई ने निर्णय लिया कि वो इस लीग में और टीम्स भी जोड़ेंगे और टोटल पार्टिसिपेटिंग टीम्स 2011 के आईपीएल सीजन के बाद से 10 होंगी। उस समय जो 2 नई टीम्स आईपीएल में शामिल की गई उसमें से एक थी कोची टस्कर्स केरला। इस टीम को कई कंपनीज मिलकर ओन किया करती थी। इसकी जब बिडिंग हुई तो इसके लिए 1533 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई, जो कि 2008 में कई टीम्स की बोली से कई गुना ज्यादा थी। इस सब के बावजूद ये टीम सिर्फ 2011 के आईपीएल सीजन में ही नजर आ सकी। 2012 में तो बीसीसीआई ने इस टीम को टर्मिनेट ही कर दिया था। कोची टस्कर्स केरला को सीजन से पहले बीसीसीआई को 10% बैंक गारंटी देनी थी, लेकिन टीम के शेयर होल्डर्स के बीच मिसमैनेजमेंट की वजह से बीसीसीआई को एक बैंक गारंटी नहीं मिली। बीसीसीआई ने टीम से बैंक गारंटी के लिए रिक्वेस्ट भेजी, पर टीम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में बैंक गारंटी देने में असमर्थ रहने की वजह से बीसीसीआई ने इस टीम को टर्मिनेट करने का कड़ा फैसला लिया। इसके अलावा कई शेयर होल्डर्स होने की वजह से भी फ्रेंचाइजी सही से नहीं चल पा रही थी। तो देखा जाए तो इस फ्रेंचाइजी को आईपीएल से हटाना ही सही निर्णय था।
कोची टस्कर्स केरला के कुछ स्टार प्लेयर्स की बात करी जाए तो वो थे ब्रैड हॉज, रविंद्र जडेजा, ब्रेंडन मैकुलम, महिला जयवर्धने और मुरलीधरन। इस टीम में काफी अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद भी ये टीम अपने एक सीजन में 8वें स्थान पर ही फिनिश कर सकी। और फिर 2012 से आईपीएल में 9 टीम्स हो गई। कोची टस्कर्स केरला के प्लेयर्स को ऑक्शन में अलग अलग टीम्स ने खरीद लिया और जो प्लेयर्स ऑक्शन में नहीं बिके उनको कोची टस्कर्स केरला की पिछले सीजन की बैंक गारंटी से फीस दी गई। बीसीसीआई इस टीम की मैनेजमेंट से बिल्कुल खुश नहीं थी। जिन फॉरेन प्लेयर्स ने टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था उन प्लेयर्स को बीसीसीआई ने कहा कि आप टीम के ओनर्स को कोर्ट में सू कर दीजिए और इसमें आपके साथ बीसीसीआई की बैकिंग होगी। आईपीएल से बाहर होने के बाद टीम के पार्ट ओनर रेंडेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने फरवरी 2012 में बीसीसीआई के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करा कि किस तरह से बीसीसीआई ने इलीगली उनकी टीम को टर्मिनेट करा है। और फिर जुलाई 2015 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बीसीसीआई को कोची टस्कर्स केरला को कंपनसेशन के तौर पर 550 करोड़ रुपए देने होंगे। नंबर 3, पुणे वॉरियर्स इंडिया। पुणे वॉरियर्स इंडिया 2011 में शामिल होने वाली 2 टीम्स में से एक थी। ये टीम आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी भी थी क्योंकि इसके लिए सहारा एडवेंचर स्पोर्ट्स लिमिटेड ने लगभग 1700 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जो कि सबसे ज्यादा थी। पहले सहारा ग्रुप ने इस टीम का नाम सहारा पुणे वॉरियर्स रखा था, पर बीसीसीआई के क्लॉजेस के अनुसार ये नाम इलीगल होता क्योंकि इस टीम के नाम से ही इसको ओन करने वाले ग्रुप सहारा ग्रुप का प्रमोशन होता, जो कि बीसीसीआई द्वारा अलाउ नहीं किया जाता। और इसी वजह से बाद में टीम का नाम पुणे वॉरियर्स इंडिया रखा गया। जिस मैनेजमेंट को टीम के नाम रखने में ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए उस टीम को आगे और कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी होंगी। नई फ्रेंचाइजी होने की वजह से उन्होंने अपनी टीम में कई बड़े बड़े प्लेयर्स भी शामिल किए, जैसे कि युवराज सिंह, जेसी राइडर, ग्रैम स्मिथ और मिचेल मार्श। और सीजन के बीच में ही टीम की तरफ से खेलने के लिए सौरव गांगुली को भी आईपीएल में बुला लिया गया। बड़े बड़े प्लेयर्स होने की वजह से टीम ने बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी बना ली थी। 2012 के आईपीएल ऑक्शंस के कुछ घंटों पहले ही सहारा ग्रुप ने पुणे वॉरियर्स इंडिया को आईपीएल से विड्रॉ कर लिया और ऐसा करने से बीसीसीआई काफी निराश हुई क्योंकि वो ऑलरेडी कोची टस्कर्स केरला को टर्मिनेट करने के डिसीजन से परेशान थे और अब एक और टीम ने खुद को आईपीएल से बाहर कर टूर्नामेंट के लिए एंड मौके पर मुसीबतें बढ़ा दी थी। सहारा ग्रुप ने विड्रॉल का मेन कारण बताया कि उन्होंने टीम के लिए बड़ी बोली ये सोचकर लगाई थी कि 2011 के सीजन में 94 मैचेस होंगे, जबकि सीजन में मैचेस कम करके सिर्फ 74 मैचेस ही हुए। और इसी वजह से सहारा ग्रुप ने बीसीसीआई से डिमांड करा कि वो फ्रेंचाइजी फीस को कम कर दें ताकि दोनों पार्टीज के लिए बेहतर कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकें। इसके अलावा टीम और बीसीसीआई के बीच एक और मुद्दा था जो सेटल होना बाकी था। युवराज सिंह 2012 के सीजन में आईपीएल का हिस्सा नहीं बनने वाले थे, जिसकी वजह थी उनका कैंसर ट्रीटमेंट। तो इसके चलते सहारा ग्रुप चाहते थे कि वो युवराज सिंह की फीस जितनी अमाउंट अपने ऑक्शन पर्स में ऐड कर सकें ताकि वो युवराज सिंह की रिप्लेसमेंट ऑक्शन में खरीद सकें, जो कि बीसीसीआई अलाउ नहीं कर रहा था। पर फिर एक हफ्ते तक बैक एंड फोर्थ करने के बाद बीसीसीआई ने युवराज सिंह की रिप्लेसमेंट के लिए टीम को अलाउ कर दिया। इसके बाद भी टीम मैनेजमेंट में कुछ और प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स का टीम में खेल पाना। पर इन मुद्दों के साथ भी टीम अगले 2 सालों तक आईपीएल का हिस्सा बनी रही। 3 सीजन्स खेलने के बाद 21 मई 2013 को सहारा ग्रुप ने पुणे वॉरियर्स इंडिया को आईपीएल से विड्रॉ कर लिया। इसका कारण बीसीसीआई ने यह बताया कि टीम अपनी फ्रेंचाइजी फीस देने में असमर्थ रही, जबकि कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग सहारा ग्रुप ने 20% फ्रेंचाइजी फीस भर दी थी और बाकी फीस 19 मई 2013 तक देने का वादा करा था, जिसको टीम पूरा ना कर सकी। सहारा ग्रुप ने विड्रॉल का कारण ये बताया कि बीसीसीआई ऑफिशियल्स बहुत ही बुरे रवैये के साथ उनके साथ डील कर रहे थे और एक तरफ जहां सहारा ग्रुप 1 दशक से भी ज्यादा से टीम इंडिया के स्पॉन्सर्स बने हुए थे और इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई उनकी टीम पुणे वॉरियर्स इंडिया के साथ बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं बरत रही थी। सहारा ग्रुप के चेयरमैन बीसीसीआई के इस रवैये से बहुत निराश हुए और ये तक कहा कि जब तक एन श्रीनिवासन बीसीसीआई के अफेयर्स में शामिल रहेंगे वो तब तक बीसीसीआई के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे। और फिर 2 अक्टूबर 2013 को बीसीसीआई ने ऑफिशियली टीम का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और इसी तरह पुणे वॉरियर्स इंडिया का सफर आईपीएल में खत्म हुआ। अपने 3 सीजन्स के दौरान टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। पुणे वॉरियर्स इंडिया अपने 3 सीजन्स में से एक सीजन में भी नॉकआउट राउंड तक नहीं जा सकी। नंबर 2, गुजरात लायंस। जब 2015 के आईपीएल सीजन के बाद राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 2 साल के लिए आईपीएल से बैन हुई, तब उनकी जगह 2 नई टीम्स ने ली। उनमें से एक थी गुजरात लायंस। गुजरात लायंस के ओनर इंटेक्स टेक्नोलॉजीज के मालिक केशव बंसल थे। न्यू दिल्ली में हुए एक इवेंट में तय हुआ कि टीम का नाम गुजरात लायंस होगा
और ये भी तय हुआ कि टीम के कैप्टन होंगे सुरेश रैना। फिर अपने पहले ही सीजन में ये टीम प्लेऑफ्स में जगह बनाने में कामयाब रही। पहली सीजन में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद दूसरे सीजन में टीम अपनी परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर पाई। 2 सीजन के बाद जब सीएसके और राजस्थान रॉयल्स का बैन खत्म हुआ तो ये टीम भी आईपीएल से हटा दी गई और इसकी जगह वापस से पुरानी टीम ने ले ली। नंबर 1, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बैन के बाद दूसरी जो टीम आई थी वो थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। गुजरात लायंस की तरह ही ये टीम भी आईपीएल में सिर्फ 2 सीजन्स के लिए रही। इस टीम के ओनर संजीव गोयनका रहे और टीम की कैप्टनशिप संभाली एमएस धोनी ने। इस टीम ने पहली सीजन तो कोई कमाल नहीं किया, पर दूसरे सीजन में ये फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। फाइनल्स में भी ये टीम सिर्फ 1 रन से ही हारी थी। ये फाइनली इस फ्रेंचाइजी का लास्ट मैच भी था, क्योंकि सीएसके और राजस्थान रॉयल्स का बैन खत्म हो चुका था। तो दोस्तों यही थी आईपीएल की 5 फ्रेंचाइजीज जो अब आईपीएल में नहीं दिखाई देती। इनमें से आई होप आज आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अब आप प्रॉपर क्रिकेट सपोर्टर बन चुके हैं, क्योंकि आपको हिस्ट्री और प्रेजेंस दोनों ही पता है। प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरी मोटिवेशन 2 गुना हो जाती है। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, ताकि मैं जल्दी उस टीम पे वीडियो बनाऊं। जय हिंद, जय भारत।